आज हमारे साथ बात करने के लिए मुख्तार अंसारी से गोली चलाने वाले, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही देने वाले और मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने वाले रिटायर्ड पुलिस अधिकारी उदय शंकर जायसवाल हैं। उनसे जानेंगे कि कब हुई थी उनकी मुख्तार अंसारी से फायरिंग, क्रॉस फायरिंग में क्या हुआ था, क्या क्या बरामद हुआ। हमारे साथ उदय शंकर जी खुद ही हैं। सर, आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। सर, सवाल कि कब की घटना है जब मुख्तार अंसारी ने आपके ऊपर ही गोली चला दी गाजीपुर में? ये 27/2/96 की घटना है, लगभग 12:30 बजे की घटना है। और उसके पहले जो है एक मैसेज फ्लैश हुआ था एसएसबी की तरफ से कि आज चेकिंग करना जरूरी है, इसलिए कि वहाँ पर डिग्री कॉलेज में इलेक्शन है और कुछ संदिग्ध गाड़ियाँ देखी गई हैं। और डीआई साहब का निर्देश था कि जो है कि यूपी 6189 गाड़ी जो है देखी गई है। जनवरी में मैसेज भी आया था, वो गाड़ी पकड़ी नहीं गई थी, तो उस गाड़ी के तलाश में उन लोग जो है लगे हुए थे। और चूँकि वहाँ पर जो बस स्टैंड है, लंका बस स्टैंड, वो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। वहीं के उसी के बगल में जो जेल भी है और ये भी है, पुलिस चौकी भी है। काफ़ी भीड़ भाड़ तब वहाँ पे चेकिंग अच्छी तरह से हो जाती। तो वहाँ पर लोग चेकिंग के लिए बैठे थे। हमारे इंस्पेक्टर रामनाथ सिंह थे और जो है चौकी इंचार्ज वगैरह सब थे वहाँ पर। हमारे साथ भी जो है गनर वगैरह थे सब। और चूँकि उस समय ये माफियागिरी चल रही थी तो AK-47 हम लोग को निर्देश था कि AK-47 लेकर हमेशा साथ रहें। तो हम भी अपना AK-47 लेकर के बैठे थे। तब तक जो कई 4-5 गाड़ियों का काफिला दिखाई दिया तो उसको रोका गया, जिस पर कि बसपा का झंडा लगा था और अध्यक्ष बसपा लिखा हुआ था। तो उसको रोका गया, तो रामनाथ सिंह ने रोका और लोगों ने रोका। तो जो है वो जो गाड़ी किस माई की लाल की हिम्मत है कि मेरी गाड़ी चेक कर सके। ये किसने कहा? ये मुख्तार अंसारी ने कहा। जिप्सी थी, जिप्सी में ड्राइवर चला रहा था और बाएं तरफ बैठे थे, तो गाली गलौज करते हुए गोली चलाते हुए भागा। तो रामनाथ सिंह वहाँ से हट गया और उन्होंने कहा कि साहब अब अलर्ट हो जाइए साहब, ये तो गोली चला रहा है और जो है गाली गलौज कर रहा है, आप बच के रहिए। तो हम लोग फिर अलर्ट हो गए, पोजीशन ले लिया हम लोगों ने। तो फिर उधर से गोली चली, इधर से गोली चली। तो उन दोनों गोली के क्रॉस फायर में जो है जो आदमी जिप्सी में बैठा था वो कूदा, बाएं तरफ कूदा, तो उसको जो है क्या कहते हैं क्रॉस फायरिंग में गोली पैर में लगी। संभवतः वो साहब सिंह यादव था, बाद में मालूम हुआ। और उसको जब हम लोग ये स्थिति हुई तो इसी के बीच में एक ट्रैक्टर आ गया। तो ट्रैक्टर जब आ गया तो जो है हम लोग मतलब सेफ हो गए, बच गए। और हमारी गाड़ी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, हम लोग ज़मीन पर थे। तो फिर जो हमने गाड़ी बुलाया, फिर गाड़ी लेके पीछे भागे। तब गाड़ी में फायरिंग की तो पंचर हुई। गाड़ी में जब फायरिंग किया तो हमने जब इंस्पेक्टर ने कहा साहब कि अब जो है कि ये फायरिंग कर रहा, तो हमने कहा देखो तुम लोग गोली मत चलाना, कोई गोली नहीं चलाएगा, मैं चलाऊंगा, ताकि किसी भी व्यक्ति को, बस स्टैंड है, किसी को गोली पब्लिक को लग सकती है। तो हमने इनके टायर को एम करके गोली चलाई ताकि जो है टायर पंचर हो और इनको हम गिरफ्तार कर लें। तो खैर टायर पंचर हुआ और गाड़ी 3 पहिए पे लेकर के बस चलाते हुए भाग गए सब। हमारी गाड़ी होती तो उसी समय हम पकड़ लेते। ये मुख्तार अंसारी उसी पंचर गाड़ी से? हाँ, पंचर गाड़ी भागे। और फिर पंचर गाड़ी छिपाया इन्होंने, और फिर बाद में क्या कहते हैं अपना राइफल वगैरह जो था वो छिपाया, और फिर सीधे खाली हाथ जो है डीएम साहब के बंगले पे पहुंच गए। डीएम गाजीपुर के बंगले पर पहुंच गया गाजीपुर से आप लोगों के ऊपर गोली चलाने के बाद? हाँ जी हाँ। और उसके बाद जो है 1 घंटे बाद पहुंच गया वहाँ पर। तो वहाँ पे मतलब भाई बट ने चला कि डीएम क्या कोई जाएगा तो उसको बताएंगे भाई ये फलाना आ गया, आप इसको देखिए, जो कार्रवाई करना करिए। तो कार्रवाई मिस्टर मामराज सिंह थे उस समय। अच्छा। जी। तो एक तरीके से आप लोगों ने उसको वो सरेंडर किया डीएम के पास? हाँ, तो गिरफ्तारी हुई, हम कहीं भी हो तो गिरफ्तारी हुई उसकी। तो इस तरह से फिर जब हम लोग गए अस्पताल, उस जो आदमी घायल था उसको अस्पताल लेके गए वहाँ पर। तो ये तब तक हम लोग नहीं मालूम था कि जेल का सिपाही है। तो हमारे गनर ने जब देखा कि साहब ये तो जेल का सिपाही है और ये जो उसी के साथ घूमता है, तो उसने कहा साहब आप चलिए यहाँ से, नहीं तो फिर गोली चल सकती है, क्योंकि ये जेल का सिपाही उसी का आदमी है। अभी जेल सिपाही आ जाए तो गोलीबारी होगी तो फिर जो है कैजुअलिटी इधर भी होगी उधर भी होगी। तो हम लोग फिर वहाँ से डॉक्टर को सबूत करके चले आए थे। अच्छा, ये क्या सिस्टम था मुख्तार अंसारी का कि जेल का सिपाही उसके जीप में वो फायरिंग कर रहा था? क्या सिस्टम बनाया था? तो बाद में हम लोगों ने रिसर्च किया, उस पर मालूम हुआ कि जेल के सिपाही जो उसके फेवर के हुआ करते थे, उनको भैंस दिला देता था, गाय दिला दिया, ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी, फैमिली वाले चलते रहें। और उनको लाइसेंस दिला दिया, उसमें तूती बोलती थी, जिसको कहते हैं राइफल मिल जाता है, बंदूक लाइसेंस मिल गया, राइफल लाइसेंस मिल गया। तो वो इनके साथ आते, उनको पेशगी देता, पैसा भी देता रहा होगा, तभी चलते थे लोग। मतलब 8 घंटे की ड्यूटी जेल की और जेल ड्यूटी के बाद मुख्तार की ड्यूटी? हाँ, जब लाइसेंस है आदमी कहीं भी भैया अपना राइफल लेके जा सकता है। कोई भी आदमी जिसके पास राइफल है वो अपनी राइफल गार्दी करने के लिए कहीं भी जा सकता है, लेकिन जेल के सिपाही को जाना नहीं चाहिए इस तरह से।
उसमें किसी और की राइफल भी मिली थी, एक और बंदी। हाँ, उसमें जो है बंदी रक्षक कोई था, उमाशंकर यादव का था, जो कि इन्हीं के गैंग के सदस्य के पास बना हुआ, नाम को याद नहीं है। तो वो सब चीज़ें ऑन राइटिंग है, लिखा हुआ सब चीज़ें। एक सवाल ये कि उस केस का क्या हुआ? आप लोग गवाही दिए, फिर उस केस में क्या हुआ? उस केस में तो पहली बार जब गवाही दिया, हम लोगों ने बयान दिया, सभी हमारे सिपाही भाई सब बयान दिए, उसके बाद वो उसकी फाइल ही पूरी गायब हो गई। कोर्ट से पूरी फाइल गायब हुई, तहलका मच गया। तो फिर हमको बुलाया गया दोबारा। तो जो मुलजिम के वकील थे, उनके पास जो कॉपी होती है, फोटो कॉपी होती, उसको हमको दिखाया गया कोर्ट में। तो मैं बयान देने गया तो जो मुख्तार अंसारी वहाँ सामने दिखाई दे गए। कह रहे भैया आप फिर आ गए। हमने कहा भाई हमको मजबूरी है, हमको तो बयान देना है। क्या मुख्तार अंसारी आपको कह रहा था कि गवाही मत दीजिए, धमका रहा था एक तरह नहीं, वो कहता था भैया देखो, डायरेक्ट तो नहीं कहता था, भैया देख लीजिए जो है हमारी हमारी जान को खतरा है, ये है वो है, और जो है आप जो सही हो वो इस तरह बोलिएगा, हमारी कोई गलती नहीं, हमने गोली नहीं चलाई थी, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। वो एक तरह धमकी ही था, इतना कहना उसका धमकी था। तो हमने कहा कि भाई आप देखो, हम वही बात बोलेंगे जो हमारे साथ घटी है और उस चीज़ को बोलेंगे। वो केस छूट गया, क्या हुआ? तो वो केस जो है फिर बाद में मुझे पता चला कि क्योंकि हम लोग तो थे नहीं वहाँ, तो बाद में पता चला छूट गया। तो उसमें फिर शासकीय अधिवक्ता ने इसमें जो है लेटर बना करके डीएम को दिया कि इसको जो है क्या कहते हैं, इसकी अपील हाईकोर्ट में की जाए। और संभवतः वो अपील अभी भी हाईकोर्ट में पेंडिंग होगा। अभी भी आपका केस लंबित है हाई कोर्ट में। ये क्या ओरिजिनल केस, ये क्या सिस्टम है कि कृष्णानंद राय हत्याकांड छूट गया, नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड छूट गया, पुलिस पार्टी के ऊपर हमले का मूल जो केस था वो छूट गया, मतलब मुख्तार अंसारी जो मेन केसेस थे उसमें कैसे बरी हो रहा था? अब देखिए, ये तो उसका इतना डर भय था कि जो छोटे कर्मचारी थे और क्या कहते हैं गवाह थे, वो डर के मारे जाते नहीं थे। आपने कृष्णानंद राय के मामले में देखा होगा कि उसके गवाहों को मार दिया। तो इस तरह से वो धमका धमका करके मार मार करके जो लोगों को कर देता था, जिससे लोगों के अंदर डर और दहशत पैदा होता था, क्योंकि सुरक्षा इतनी मिलती नहीं थी और कहाँ कहाँ पुलिस सुरक्षा करेगी। तो ये परिस्थितियां थी जिसके कारण वो जो है कामयाब होता रहा है। एक सवाल कि आपके ऊपर जो हमला हुआ उसमें एक 70 नंबर की यानी प्रयागराज की भी एक जिप्सी भी थी उसके दस्तावेजों में, वो क्या कहानी है? किसकी जिप्सी थी, क्या नंबर था, वो कहां से आ गई आप उस समय पर फायरिंग में? हाँ, ये यूपी 70D 4525, ये इसमें जो नाम लिखा हुआ है, जो रिपोर्ट जाहिर किया गया, अतीक अहमद सनाफ फिरोज अहमद और 6 करबला जीटी रोड इलाहाबाद। ये संभवतः जो है अतीक का पता यही है। ये फिर जो है ये सेकंड ओनर इसके हुए 29/10/93 को ये गाड़ी बेच दी गई सुरेश चंद्र शुक्ला को, जो गल्ला मंडी तेलियरगंज इलाहाबाद के थे, और यही गाड़ी बरामद हुई। तो अतीक जी की गाड़ी, अब समझने की चीज़ है कि अतीक जी की गाड़ी किसी शुक्ला को बेची गई और मुख्तार अंसारी के पास है। इसका क्या अर्थ निकालेंगे आप? वही अतीक अहमद है, प्रयागराज वाले माफिया। जी हाँ, जी जी हाँ, जो अब नहीं है। तो इस तरह से अब जैसे दूसरी गाड़ी थी जो 89 नंबर गाड़ी थी यूपी, जिस गाड़ी से मुख्तार अंसारी खुद चल रहा था। हाँ, तो यूपी 61 89 थी। उस गाड़ी के लिए डीआईजी साहब ने आदेश किया था कि चेकिंग की जाए, वो नहीं पकड़ी गई थी। 27 वो गाड़ी किसके नाम? वो जेके इंडस्ट्रीज दिल्ली के नाम थी, जेके इंडस्ट्रीज दिल्ली के नाम थी, जो सेल लेटर जो है साहबुद्दीन के नाम से बना, इसी गैंग का मेंबर है, जो इस समय पे इनामी भी। हाँ संभवतः इनामी भी है। तो सेल लेटर बना, लेकिन आज तक उस गाड़ी का जो है सेल लेटर ही है, वो मतलब दाखिल खारिज नहीं हुआ, मतलब आरसी नहीं चढ़ा। तो आज भी जो है कंपनी के नाम ही है। तो ये परिस्थितियां थी। एक आखिरी सवाल है, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, इन दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन है और किसका सिस्टम ज्यादा खतरनाक है व्यवस्था के लिए? देखिए, मेरा साबका दोनों से हुआ है और दोनों को हमने गिरफ्तार करके भेजा है। तो अतीक से ज़्यादा खतरनाक जो है मुख्तार अंसारी है, क्योंकि इसके बाद का कोई भरोसा नहीं। जैसे अतीक से गैंग के मामले में वो सिंह थे, नाम देखिए भूल रहा मुझे, वो विश्वसनीय था। अतीक किसी बात करे तो चलो कुछ विश्वास किया जा सकता, लेकिन इसका कभी विश्वास नहीं कर सकता। कब किधर पलटी मार जाए, किधर कर दे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। और इससे बड़ा जो पास अभी भी खतरनाक गैंग अभी भी काम कर रहा है इसका? बिल्कुल काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। ये भले जेल में रहे लेकिन काम तो होता ही है। काम कहाँ रुकता है? अब बाप के नक्शे कदम बेटा चल रहा है।
इनके बड़े भाई जो एमपी साहब हैं वो पूरा संरक्षण देते थे, पूरा संरक्षण नहीं। संरक्षण तो उन्हीं का था। अब आज पहली बार जो सजा हुई 4 साल की, तो अब थोड़ा सा उस पर अंकुश लगेगा। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ उस समय जब एमपी थे, जो है आ रहे थे, वहाँ दंगा करा दिया, मऊ में दंगा करा दिया जिसमें हमारे डीआईजी वगैरह सस्पेंड हुए थे। तो ये बहुत ही शातिर, और आप समझिए कि इसकी पैठ मुस्लिम इलाके में ज़्यादा है। उनको पैसे दे दे करके, लालच दे करके गरीब आदमी को ले करके अपने साथ रखता है, ये सब काम करता है। यानी कि एक आखिरी सवाल कि मुख्तार अंसारी अभी भी खतरा है? बिल्कुल खतरा है। ये हमारे साथ उदय शंकर जायसवाल, वो अधिकारी जिन्होंने मुख्तार अंसारी को न सिर्फ कहा जाए कि क्रॉस फायरिंग की, उनके खिलाफ गवाही दी, उसको सजा दिलाई। उदय शंकर जायसवाल का कहना है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी में मुख्तार अंसारी ज्यादा खतरनाक है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।